हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मूल अधिकार से संबंधित यानी कि फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार व्यक्ति को संविधान के द्वारा प्रदान किए गए राज्य के विरुद्ध ऐसे अधिकार होते हैं जिन्हें व्यक्ति अपने लिए प्रयोग कर सकता है। अब मूल अधिकार को अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो मूल अधिकार कोई संविधान जब बना 1949 में तब से ही नहीं आया, उससे पहले से भी इसकी चर्चा होती रही है। अगर हम बात करें ऐतिहासिक रूप से तो 1895 में सबसे पहले, उस समय भारत आजाद भी नहीं हुआ था, बाल गंगाधर तिलक यानी कि बीजी तिलक जी ने मूल अधिकारों की बारे में मांग की थी वहां पर। और इसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी भी थे, उन्होंने मूल अधिकारों की मांग करी थी। इसके बाद 1931 में कराची अधिवेशन में भी मूल अधिकारों की मांग करी गई। अब ये मूल अधिकार की मांग बराबर करी जा रही थी इसलिए क्योंकि उस समय आजादी से पहले अंग्रेजों के द्वारा जो यहाँ के लोग थे उनको बोलने नहीं दिया जाता था, या कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्रता नहीं थी, बाधित क्षेत्र थे, तो वो इसलिए मूल अधिकार की मांग करी जा रही थी उस समय के नेताओं के द्वारा। तो मूल अधिकार संविधान जब बना तो इसलिए संविधान में अलग से भाग 3, जो कि अनुच्छेद के रूप में 12 से 35 के रूप में इसको रखा गया। अब मूल अधिकार अगर हम अपने कंपटीशन एग्जाम के लेवल से देखें तो मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में आते ही रहते हैं। तो ये इसलिए मूल अधिकार का जो चैप्टर है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार भाग 3 है और फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 12 से 35 तक। और मूल अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें कि लौह पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वल्लभ भाई पटेल जो थे वो मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। मूल अधिकार जो है वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब है कि अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, कोई आपके मूल अधिकारों का हनन करता है, तो आप इसके खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 236 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के तहत आप हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर सकते हैं। तो ये संविधान व्यक्ति को मूल अधिकार प्रदान करता है। इसके बाद ये नकारात्मक होते हैं, सीमित होते हैं इनकी प्रवृत्ति। और 32 या 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और यहाँ जो मूल अधिकार होते हैं, मूल अधिकार व्यक्ति के पास होते हैं। अब राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है, तो राष्ट्रपति ही मूल अधिकारों को निलंबित, निश्चित या अपने हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से कानून बना सकता है। अब जो अनुच्छेद 20 और 21 है उसको जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसको निलंबित, किसी भी अवस्था में निलंबित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ निलंबित केवल इसको राष्ट्रपति कर सकता है। अब कुछ मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीयों के लिए हैं और कुछ जो हैं वो भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों के लिए होते हैं। तो यहाँ जो केवल भारतीयों के लिए हैं वो आप याद रखेंगे 15, 16, 19 और 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। तो ये हैं जो केवल और केवल भारतीयों के लिए ही हैं। इसके अलावा जो बचे हैं वो भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों के लिए हैं। तो मूल अधिकारों की अगर हम बात करें तो मूल अधिकार जब संविधान बना था उस समय 7 थे। अनुच्छेद 31 जो कि संपत्ति का अधिकार है, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संशोधन हुआ। और ये पहले मूल अधिकार था और मूल अधिकार को हटा करके इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार और मूल अधिकार में क्या अंतर है? जो मूल अधिकार होता है, मूल अधिकार के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कहीं पर भी जा करके इसके खिलाफ रिट जारी कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपकी मदद करके रिट जारी करके वो आपको मनवाएगा कानून। लेकिन अगर हम कानूनी अधिकार की बात करें
जो कि हटा दिया गया है अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता। 44वें संविधान संशोधन 1978 से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण विवाद आता है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। तो यहाँ पर ये भी आप याद रखेंगे कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, पहले ये मूल अधिकार था। तो मूल अधिकारों की बात करें अगर हम शुरुआत से, तो यहाँ सबसे पहले समता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में आता है। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। शिक्षा व संस्कृति संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इसके तहत रिटें आती है जो कि सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। तो यहाँ पर ये पहले जब संविधान बना था तो 7 थे मूल अधिकार, जो कि इस समय वर्तमान में 6 बचे हैं, अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया है। अब हम बारी बारी से अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो भाग 3 है मूल अधिकार, ये 12 से 35 तक है, तो अनुच्छेद 12 से हम शुरू करेंगे। इससे पहले अनुच्छेद 5 से 11 जो कि नागरिकता से संबंधित है, पहले पार्ट बना चुके हैं वीडियो उस पर, तो वो उसमें डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद 1 से लेकर के 11 तक अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ अनुच्छेद 12 से शुरू से। तो अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य। राज्य शब्द का पहली बार जो प्रयोग है संविधान में वो अनुच्छेद 12 में है और राज्य की यहाँ पर परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में कि राज्य में क्या क्या आएगा, राज्य में कौन कौन सी चीजें आएंगी जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि ये राज्य की हैं। तो यहाँ राज्य में क्या आएगा? संघ की संसद। अब संघ की संसद जो होगी वहां संघ की सरकार होगी। संघ से मतलब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से है, जो आज के समय में हम भारत सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं। तो संघ की संसद यानी कि संघ की सरकार, राज्य का विधानमंडल यानी कि राज्य की सरकार। तो संघ की सरकार और राज्य की सरकार और उसमें कार्य करने वाले। अब यहाँ पर संघ की सरकार अगर है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है तो वहां उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कर्मचारी होंगे और अगर राज्य की सरकार है तो राज्य के भी कर्मचारी होंगे। तो कर्मचारी और प्राधिकरण ये दोनों ही राज्य में आते हैं। इसके अलावा सरकारी कंपनियां जितनी भी हैं, जो भी सरकारी कंपनियां हैं उनको भी राज्य के अंतर्गत गिना जाता है। लेकिन इसका अपवाद है कि एनसीईआरटी और बीसीसीआई। एनसीईआरटी जिसे जो कि एक बोर्ड है, किताबें छापता है, पढ़ाई भी होती है इससे, और बीसीसीआई ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। ये भी है तो भारत में ही, लेकिन राज्य के अंतर्गत इसकी गिनती नहीं करी जाएगी। ये अपवाद के रूप में आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। राज्य में कौन? संघ की संसद अगर होगी तो संघ की सरकार, राज्य का विधानमंडल तो राज्य की सरकार, और इन दोनों में कार्य करने वाले सभी कर्मचारी और प्राधिकरण और सरकारी कंपनियों को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। यानी ये सभी चीजें राज्य के अंतर्गत आएंगी, क्योंकि नागरिकता जो है वो भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की नागरिकता अलग, बिहार की नागरिकता अलग, मध्य प्रदेश की नागरिकता अलग। तो इस तरह से हमारे संविधान में नहीं है। एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। तो राज्य सभी बराबर हैं, यानी इनमें रहने वाले लोग जो हैं वो सभी राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो ये हो गया अनुच्छेद 12। अब अगर हम अनुच्छेद 13 की तरफ चलें तो अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकार की असंगत विधि, यानी मूल अधिकार की असंगत विधि या आक्षेप या निक्षेप का सिद्धांत। ये इस तरह से है कि मूल अधिकार ऐसी विधि, इसका मतलब क्या है? ये ऐसी विधि जो मूल अधिकार का अल्पीकरण करती है या उसको छोटा करती है या उसे समाप्त करती है, तो वह प्रभावहीन या शून्य रहेगी। यानी कि ऐसा कोई कानून बनता है, ऐसा कोई नियम बनता है तो वो
शून्य हो जाएगा, जो कि मूल अधिकारों को कम करता है। यानी मूल अधिकार जो कि 14 से लेकर मुख्यतः 14 से लेकर के 32 तक के बीच में है। यानी इन अधिकारों के बीच अगर कोई कानून बनता है तो उस जो भी बनेगा वो प्रभावहीन या शून्य माना जाएगा। ये अनुच्छेद 13 कहता है। तो अनुच्छेद 13 मूल अधिकार का अल्पीकरण करता है, तो वह प्रभावहीन या शून्य रहेगा। तो अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा, और अनुच्छेद 13 में क्या है, मूल अधिकार की असंगत विधि। अब आगे चलते हैं हम अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार की बात करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम लोग आ चुके हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में हम बात करेंगे अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। तो देखिए 12 और 13 अनुच्छेद हमने पढ़ा, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। याद करने की एक आसान सी ट्रिक है कि सबसे पहले हम बड़े होते हैं और अनुच्छेद 1 और 2 शुरुआती है, उसमें राज्य की परिभाषा, संसद, ये सब कुछ दिया हुआ है कि भारत राज्यों का संघ होगा, नाम कैसे होगा, इस तरह से दिया है। तो यहाँ अनुच्छेद जब 5 तक पहुंचते हैं, 4 साल तक, अगर 1 2 3 4 4 साल तक तो हम बड़े होते हैं और बोलना चलना फिरना सही से सीख पाते हैं। तो 5 साल के बाद हमें नागरिकता मिलती है। इस तरह से याद रखेंगे कि 5 साल से 11 साल तक नागरिकता, यानी 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या है, नागरिकता। और इसके बाद 12 से 35 तक, जब 11 साल का लड़का हो जाता है, हम 11 साल के जब हो जाते हैं तो हम अधिकारों की मांग करने लगते हैं कि कहीं घूमने जाते हैं तो हमें लोग रोकते हैं, माँ बाप घर में, कि बाहर न जाओ, खेलने न जाओ, पढ़ने जाओ, स्कूल में पढ़ो। तो इस तरह से बॉन्डिंग लगाते हैं। तो बॉन्डिंग जब लगती है तो हम अधिकारों की मांग करते हैं। तो 12 से लेकर के, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आपको क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार। तो 12 और 13 जो अनुच्छेद है, इसमें राज्य की परिभाषा, और 13वां जो अनुच्छेद है वो अभी अभी आपने पढ़ा, अनुच्छेद 13 में है, जो कि 12 में दिया गया है, उसके विपरीत अगर कोई विधि बनती है तो वो शून्य मानी जाएगी। तो इस तरह से 12 और 13 अनुच्छेद। अब हम 14 की बात करें तो जब लड़का 14 साल से 18 साल तक होता है, तो जब 14वें साल में आता है तो उसे क्या चाहिए, समानता। यानी कि समानता चाहिए उसको, 14 साल से लेकर के 18 साल तक उसे समानता चाहिए। इस तरह से हम याद करेंगे कि अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 19 से 22 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार। यानी 18 साल से लेकर के जब 22 साल तक होते हैं तो वो क्या मांगता है, हम क्या मांगते हैं, स्वतंत्रता मांगते हैं। इसके बाद 23-24, जब 23-24 साल तक हो जाते हैं तो हमारा क्या होने लगता है, शोषण होने लगता है। तो 23-24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और शोषण होने लगता है तो उसके बाद जब हम 25 साल तक पहुंचते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता, यानी धर्म के रूप में हमें स्वतंत्रता की मांग करने लगते हैं कि हमें कौन सा धर्म सही लगता है। इस तरह से हम इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि 25 से 28, जब उम्र 25 से 28 तक होती है तो हम धार्मिक स्वतंत्रता की मांग करते हैं, और इसके बाद जब 29-30 के हो जाते हैं तब तक समझदारी आ जाती है, तो हम अपनी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों की, जो भी हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, उसको हम संरक्षण की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 29-30 इस तरह से हम याद रखेंगे। यहाँ पर अनुच्छेद 31 इसके बाद आता है, जो कि आपको पता है कि इसे निश्चित कर दिया गया है। और अनुच्छेद 32 क्या है कि जो उपचारों का अधिकार है, जो बाकी पीछे के अधिकार हैं उनसे संबंधित है, कि अगर इनमें कोई दिक्कत होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाकर के इनको निराकरण कर सकते हैं। तो यहाँ हम अनुच्छेद 14 से शुरू करेंगे। तो अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण। यहाँ विधियों का समान संरक्षण से मतलब है समान न्याय। अब समान न्याय मतलब कि सभी को समान न्याय मिले, चाहे वो अमीर आदमी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे गैर वर्ण का हो, कोई भी हो, अगर वो भारतीय नागरिक है तो उसको समान न्याय मिले। तो यहाँ विधि के समक्ष समान समता, विधि जो है सभी को एक तरह से बिल्कुल बराबर मान करके चलती है। ऐसा नहीं है कि जो कानून गरीब के लिए है और अमीर के लिए अलग से कानून। यानी अगर देखा जाए तो जो कानून सलमान खान पे लागू होगा वही कानून एक रिक्शा वाले पर भी लागू होगा,
जो कानून अंबानी पर लागू होगा वही एक रिक्शा चालक पर भी लागू होगा। इस तरह से ये हमारा संविधान कहता है, अनुच्छेद 14। तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अब इसका अपवाद भी है एक। अपवाद क्या है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल। भैया राष्ट्रपति और राज्यपाल जो होते हैं वो हमारे देश के इस तरह से मान लीजिए कि घर के बिल्कुल बड़े दादाजी हैं जो कि हर मामले में अपनी नजर रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक होता है और उसी दृष्टि से राज्यपाल जो होता है वो राज्य का पहला वो होता है। तो यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल इनके लिए इन कानूनों में थोड़ी सी छूट दी गई है, ये अपवाद है। अब छूट किस तरह से, फौजदारी मामले में या दीवानी मामले। फौजदारी मामले में तो छूट नहीं है। अब राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं, ये इतनी उम्र में बनते हैं तो ये कभी किसी का खून तो कर नहीं सकते या हत्या जैसे मामले में शामिल भी नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो दीवानी मामले हैं, मामले दो तरह के होते हैं, दीवानी और फौजदारी। तो फौजदारी और दीवानी मामले अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। फौजदारी मामले अगर आप किसी की हत्या कर दें या हत्या में शामिल हैं, चोरी कर लें या इस तरह के मामले जो होते हैं वो सभी फौजदारी में आते हैं। और अगर दीवानी मामलों की बात करें तो दीवानी मामले जो होते हैं जितने भी प्रॉपर्टी से संबंधित, यानी कि सिविल कोर्ट में जितने भी मामले होते हैं वो सभी दीवानी मामले होते हैं। तो दीवानी मामलों में 60 दिन पहले राष्ट्रपति या राज्यपाल को सबसे पहले नोटिस दी जाती है कि आपके खिलाफ ये दीवानी मामला है या प्रॉपर्टी आपकी संपत्ति से संबंधित ये विवाद है। 60 दिन पहले उनको बताना पड़ता है। तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए अपवाद माना जाएगा। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। आगे चलते हैं। आगे आता है अनुच्छेद 15। 15 क्या है, सामाजिक न्याय। अब समाज में रहेंगे तो सामाजिक न्याय चाहिए। अब समाज में हमारे यहाँ भारतीय समाज में क्या है कि विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और धर्म के अलावा विभिन्न जातियों के भी लोग रहते हैं और जातियों में भी ऊंच नीच बटे हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ सामाजिक न्याय की भी जरूरत पड़ती है। सामाजिक न्याय में अब अनुच्छेद 15 है, इसको 4 भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 करके पॉइंट करके। अब पहला, समाज में न्याय की क्या जरूरत होती है कि किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो या किसी भी वंश का हो, इनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई क्षत्रिय जाति का है और कोई वैश्य जाति का है तो उसके बीच भेदभाव हो जाए। और धर्म यानी कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, तो इनमें आपस में जो है समानता का भाव अनुच्छेद 15 के तहत, यहाँ पर 15(1) के तहत दिखाया गया है। यानी इनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 15(1) कहता है। अगर हम यहाँ अनुच्छेद 15(2) की बात करें तो अनुच्छेद 15(2) कहता है कि सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश, यानी जो ये लोग हैं इनको भेदभाव नहीं होगा, सभी समान रहेंगे। और इसके अलावा सार्वजनिक स्थल से मतलब है जैसे कि मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, किसी पर भी कोई प्रवेश का रोक नहीं होगा। और पहले के समय में क्या होता था कि जब लोग कुएं से पानी पीते थे गांवों में, उस समय गांव में एक विशेष जाति के लोग होते थे तो उनको उस पानी को पीने से या उसको बर्तन को या छूने से या बराबर बैठने से छूने नहीं दिया जाता था। तो वो भी एक तरह का क्या होता था, सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश होता था। मतलब कुएं पर पानी भरने से रोकना। अब कुएं पर पानी भरना तो कुआं तो सबके लिए है, तो ये एक सार्वजनिक स्थल हुआ। तो वहां पर प्रवेश करने के लिए, या तालाब पर भी, इस पर भी बहुत विवाद हुआ था एक बार। महार जनजाति के बारे में, जाति के बारे में आपने सुना होगा। जब भीमराव अंबेडकर जी थे तो B.R. अम्बेडकर जी ने वहां पर बहुत विरोध किया था। वहाँ महार गांव है तो इसी जाति के लोग थे, तो वो गांव का एक तालाब था, तो उस तालाब में लोग कपड़े धोने, यानी तालाब के पानी से अपना पूरा जीवन यापन का कार्य करते थे। लेकिन कुछ विशेष जाति के लोगों ने वहां पर उनको जाने से मना किया, जो भी है। तो वहां पर भीमराव अंबेडकर जी ने आंदोलन किया और आंदोलन करने के बाद उनको, वहां के लोगों को न्याय दिलाया कि यहाँ पानी सबके लिए समान है, तो इस तरह का विरोध नहीं हो। तो इसीलिए यहाँ पर सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से संबंधित एक कानून ही बनाया गया। हाल ही में अभी
कुछ साल पहले सबरीमाला का विवाद बहुत प्रचलित रहा है। सबरीमाला महिलाओं से संबंधित है। अब महिलाओं को जब माहवारी होती है उस समय मंदिर में प्रवेश करने के लिए मना किया जाता था, क्योंकि वहाँ देवी देवता रहते थे। तो वो मंदिर के पुजारी जो थे वो उनको महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। तो वो केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो उस पर फाइनली डिसीजन आया कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से आप नहीं रोक सकते। तो ये भी अनुच्छेद 15(2) में ही आ जाएगा, सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश। तो पहला क्या था, जाति धर्म लिंग वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद 15(3) में क्या है कि राज्य बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष नियम बना सकेगा। अब बच्चों के लिए देखिए स्कूल में मिड डे मील योजना शुरू करी, और महिलाओं के लिए अलग से वृद्धावस्था विधवा पेंशन योजना करके लागू किया। ये राज्य सरकार की योजना है। इसके अलावा स्त्री जब प्रसूति होती है, जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो भी उसको पैसे मिलते हैं। तो ये सभी राज्य सरकार की योजना है। यानी राज्य बच्चों और महिलाओं के लिए कानून बना सकता है। बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया। ये भी राज्य का सामाजिक न्याय के अंतर्गत ही आएगा, अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत। 4 की बात करें तो 4 में क्या है कि SC/ST वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रबंध। अब SC/ST वर्ग के लोगों के लिए राज्य जो है वो विशेष रूप से प्रबंध कर सकेगा, ये अनुच्छेद 15(4) कहता है। तो अनुच्छेद 14 में क्या था, विधि के समक्ष समता का अधिकार। और अनुच्छेद 15 में क्या था, सामाजिक न्याय। और अनुच्छेद 16 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब सारी चीजें हो गई, जाति धर्म में समानता मिल गई, सार्वजनिक स्थल, बच्चों, महिलाओं और SC/ST वर्ग सब कुछ हो गया। अब यहाँ लोक नियोजन में अवसर की समानता, इसमें आता है कि गवर्नमेंट जॉब में समानता। गवर्नमेंट जॉब में समानता का मतलब ये रहा कि सबसे पहले तो कई सारी जातियां थी, इनमें आपस में विवाद। तो गवर्नमेंट जॉब में क्या होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने कानून बनाया 16D, अनुच्छेद 16 का D नंबर। इसमें क्या हुआ कि SC/ST वर्ग के लिए इनने आरक्षण दे दिया। SC/ST वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16D में दिया। तो जो जनरल के लोग थे, SC/ST का अपना आरक्षण हो गया, OBC का अपना आरक्षण हो गया। तो जो जनरल कैटेगरी के लोग थे, सामान्य वर्ग से जो लोग आते थे, उनको थोड़ा बुरा लग रहा था। तो अभी हाल ही की सरकार, मोदी सरकार ने भारत सरकार की तरफ से संसद में कानून लाया कि जनरल के लोगों के लिए भी आरक्षण होना चाहिए वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए। तो उन्होंने उनको भी खुश करने के लिए 103वां संविधान संशोधन किया 2019 में। तो उन्होंने कह दिया कि आर्थिक रूप से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब यानी जितनी भी वैकेंसी होगी उसका 10% जो है आरक्षण दे दिया। यानी अभी अगर वर्तमान में देखें तो जनरल में भी आरक्षण है, OBC में भी है और SC/ST में भी आरक्षण है। सुदामा कोटा कह करके लोग अभी भी इसका मीम बनाते हैं। तो आरक्षण सबके लिए हो गया यहाँ पर अनुच्छेद 16 में, समानता मिल गई। अब चलते हैं अनुच्छेद 17 की तरफ। अनुच्छेद 17 जो है वो कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, ये इसी से संबंधित है। पहले विभिन्न जातियों के लोग होते थे तो ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, ये सब कुछ चलता था। तो इसको समाप्त करने के लिए सरकार ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया, क्योंकि कानून का पालन नहीं हो रहा था इसलिए कानून बनाया। और इसी का नाम 1976 में बदल करके कर दिया गया समान अधिकार अधिनियम 1976। इसके बाद SC/ST एक्ट अलग से बनाया, क्योंकि यहाँ पर SC/ST से संबंधित मामले सरकार के पास ज्यादा आ रहे थे। तो कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप इससे संबंधित कानून बनाइए। तो SC/ST एक्ट 1989 में बनाया गया। तो ये अस्पृश्यता यहाँ से समाप्त हुई। अभी का हाल ये है कि अस्पृश्यता अब लगभग बड़े शहरों में तो देखने को नहीं मिलती है, परंतु जो दूर दराज के पिछड़े हुए इलाके हैं, गांव जैसे क्षेत्र हैं, वहां पर अभी भी अस्पृश्यता कुछ कुछ देखने को मिलती है। लेकिन समय रहते ये चीजें समाप्त हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या है, उपाधियों का अंत। अब ये उस समय आजादी के समय था, बहुत आजादी से पहले भी था। उपाधियों का अंत, जो भी उपाधि अंग्रेज क्या करते थे, किसी को सर की उपाधि दे देते थे, किसी
राजा कोई अगर अतिथि के रूप में आता था तो उसको 21 तोपों की सलामी, 51 तोपों की सलामी, इस तरह से हुआ करता था। और किसी को नाइटहुड की उपाधि दे दी, नाइटहुड जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर को दी थी। तो इस तरह की उपाधियां वो दिया करते थे। लेकिन आजादी के बाद सरकार ने पूरा एक अनुच्छेद संविधान में बना दिया कि उपाधियों का अंत, कोई भी किसी भी प्रकार की उपाधि को धारण नहीं करेगा, यानी नाम से पहले अपने नहीं लगा सकता है। तो ये अनुच्छेद 18 में इन्होंने कहा। लेकिन इसके लिए अपवाद स्वरूप क्या माना कि अगर कोई जिस चीज में परिपक्व है, पढ़ाई अगर उसकी करी है, उसने उसमें उसने डिग्री हासिल की है, तो वो अपने नाम, जैसे कि अगर किसी ने पीएचडी करी है तो वो अपने नाम से पहले डॉक्टर लिख सकता है। और किसी ने एमबीबीएस किया है तो वो लिख सकता है, कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियर लिख सकता है। तो इस तरह से अपने नाम से पहले लगा सकता है। अब सेना को इसमें अपवाद के रूप में रखा गया कि सेना में जो भी चीजें होती हैं, सेना में कर्नल, ब्रिगेडियर, सूबेदार, सैन्य सहायक, मेजर, तो इस तरह से ये जो पद नाम चलते हैं सेना में, ये बखूबी रूप से चलते रहेंगे। इसके अलावा अब भारत के नागरिकों के लिए क्या है, अगर कोई विदेशी व्यक्ति को अगर यहाँ का कोई नाम की उपाधि देता है कि नाम से हम आपको इस सर की उपाधि से नवाजते हैं, या लैंडलॉर्ड की उपाधि से, नाइटहुड की उपाधि से नवाजते हैं, तो उससे पहले आपको राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, घर के दादाजी। तो दादाजी से अगर परमिशन लेंगे, तो दादाजी अगर परमिशन दे देते हैं कि आप सर की उपाधि अपने नाम से पहले लगा सकते हैं, तब तो ठीक है। और अगर दादाजी परमिशन नहीं देते हैं तो आप सर की उपाधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ उपाधियों का अंत हो गया अनुच्छेद 18 के तहत। तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक हमने देखा। अनुच्छेद 14 से 18 क्या था, समता या समानता का अधिकार, यानी व्यक्ति की समता या समानता हो गई। इसके बाद हम अनुच्छेद 19 से 22 यानी कि स्वतंत्रता की बात करेंगे। समता हो गई, अब इसके बाद समानता मिल गई। अब समानता के बाद क्या चाहिए, आजादी। आजादी यानी कि स्वतंत्रता। तो आजादी यानी स्वतंत्रता हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।